गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 एंड इट्स अ फोर्थ चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी, है ना। जो थर्ड चैप्टर है डाइवर्सिटी, वो सीबीएसई के सिलेबस से कट हुआ है। ओके बेटा, तो व्हाई डू वी फॉल इन हमारे सिलेबस में, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में अब तक हमने ये समझा कि कैसे हेल्थ खराब हो सकती है, कैसे डिजीज हो सकती है, कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनको हम सामान्यतः देखते हैं ना। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे साइन एंड सिम्टम। भाई साइन जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं बॉडी के अंदर, वो साइन है। किसी भी डिजीज के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या है, साइन है ना। और उस परिवर्तन के दौरान जो भी लक्षण दिखते हैं हमें, है ना, वो क्या है, सिम्टम है, लक्षण है किसी भी डिजीज के। फीवर आना, बॉडी पेन होना, वीकनेस आ जाना, मसल्स का पेन होना, तो ये सब है ना। इसी को हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। तो सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के इन्फेक्शन के अलग अलग सिम्टम है। अगर मान लो आई में इन्फेक्शन है तो आई का रेडिश हो जाना, है ना, आई में पानी, आंखों से पानी आना, तो ये सब आई के सिम्टम है। अगर कोई ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन है तो ब्रेन फीवर हो जाना, ब्रेन में पेन होना, सर दर्द होना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सब सिम्टम है। अगर लीवर में इन्फेक्शन है तो लीवर से रिलेटेड जो है सिम्टम आना, जॉन्डिस हो जाना। अगर स्टमक में और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो क्रैम्प आना, पेट दर्द होना, लूज मोशन हो जाना, तो ये सब सिम्टम है। तो ऑर्गन वाइज जिस बॉडी के जिस जो जो ऑर्गन किसी पैथोजन का टारगेट ऑर्गन होता है, तो फिर उससे रिलेटेड सिम्टम हमें उस बीमारी में नजर आते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे हम। प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसका फर्स्ट स्टेप है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, टू रिड्यूस द डिजीज। सेकेंड लेते हैं टू किल द माइक्रोब्स, टू किल द माइक्रोब्स। ये दक्ष एंड हर्षिता, बेटा लेटर वी विल डिस्कस। ओके, यू कैन आस्क योर डाउट इन द लास्ट। ओके, तो अपना हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। बेटा जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं या कोई भी पेशेंट जो है, तो जब डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो डॉक्टर जब ट्रीटमेंट शुरू करता है तो उसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि डॉक्टर उस बीमारी के दौरान जो भी बॉडी में चेंज आए हैं, जो भी बॉडी में इफेक्ट आए हैं, मान लो टाइफाइड के दौरान तेज बुखार आ रहा है, मसल्स पेन आ रहे हैं, या कोई भी सिम्टम है, तो पहला स्टेप है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। तो इस बीमारी के इफेक्ट को रिड्यूस करना, बॉडी के पेन को कम करना, फीवर को सही करना, है ना, लूज मोशंस को ठीक करना। क्लियर होगी बात। तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसी दवाइयां देता है जिससे उस बीमारी के जो इफेक्ट हैं वो कम हो जाए और जो पेशेंट है वो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए। पहला स्टेप ये हो गया। जैसे कि मान लो किसी का पेट दर्द हो रहा है या बॉडी दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, दर्द को कम करने की दवाइयां देगा। ठीक है ना, जो उसका मेडिकेशन होगा उसमें एक फॉर्मूला मेडिसिन का ये होगा कि उसके दर्द के या बॉडी के दर्द को कम। ठीक है, उसके बाद में उस बीमारी का जो भी पैथोजन है, जो भी बैक्टीरिया या वायरस उसका कोजल एजेंट है, पैथोजन है,
उसको किल करना। तो इसके लिए क्या करते हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो टू किल द माइक्रोब्स, उसके लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स। अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज, तो एंटीबायोटिक्स को ऐड करने पर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियाज है, वो किल होता है। क्लियर होगी बात आपके? तो ये 2 स्टेप है। अब आप कहोगे कि वायरस इन्फेक्शन के दौरान, वायरस इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया कि वायरस की कोई दवाई नहीं बनती, वायरस के अगेंस्ट हमारा बॉडी अपने आप फाइट करता है। आज तक कोई दवाई नहीं बनी, हमारा बॉडी अपने आप ही, बस जो डॉक्टर जो दवाइयां देते हैं उसमें बीमारी का इफेक्ट ही कम होता है खाली, ठीक है ना। और उस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है, तो हम वायरस से अपने आप ठीक हो जाते हैं। या फिर उसके लिए वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जो कि प्री ट्रीटमेंट है, एक तरीके से पहले से ही इम्यूनाइज कर देना, जिससे क्या कोई भी वायरल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है ना। तो 2 स्टेप्स है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के। फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज एंड सेकंड इज द टू किल द माइक्रोब्स। ओके, ठीक है बेटा। प्रणव, बाद में पूछना, आप जो भी पूछना है हैंड डाउन कर लो अपना, ठीक है ना। टाइमली आया करो क्लास के अंदर, सभी को कह रहा हूं मैं। तो बेटा ये हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन के। प्रिवेंशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं। अब बेटा ये तो पहले हमने डिस्कस किया कि कैसे डिजीज को ठीक किया जाता है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट को हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि कोई बीमारी हो ही ना, हम बीमार पड़े ही ना, तो हम बीमार ना पड़े इसके लिए प्रिवेंशन के जो मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन कि कैसे हम प्रिवेंट करें अपने आप को। तो इसमें 2 स्टेप लूंगा मैं। फर्स्ट लेंगे जनरल जनरल वेज ऑफ जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन है ना बेटा। तो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में ए ले लेते हैं, सैनिटेशन। ये अपन डिस्कस करेंगे अभी सारी। सैनिटेशन, प्रवीण हैंड डाउन कर लो अपना, प्रवीण बिश्नोई। बाद में लास्ट में पूछना आप जो भी पूछना चाह रहे हैं। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में ए है सैनिटेशन, बी है इरेडिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, एंड सी है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन, और डी है आइसोलेशन, आइसोलेशन, और ई है एजुकेशन। ठीक है, और एफ है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर
availability of proper and sufficient food to everyone। ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन को, कैसे प्रिवेंशन किया जाए, डिजीज को होने से कैसे रोका जाए। ओके, तो द फर्स्ट इज जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। ओके, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में ये स्टेप्स हैं, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। सैनिटेशन, इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर, स्टेरिलाइजेशन, आइसोलेशन, एजुकेशन, availability of the proper and sufficient food to everyone। ओके, सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई। बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े तो हम हमारे आसपास हमारे पहले सबसे पहले तो हमारे आसपास हमारे जो घर हैं उसकी अच्छी से सफाई, साफ सफाई होनी चाहिए, है ना। हमारे आसपास की जो गली है, कॉलोनी है, वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सैनिटेशन का मतलब होता है कि उनका पूरा सैनिटाइजेशन होना चाहिए। क्लियर होगी बात। उसको प्रॉपरली, अगर वहां कोई ऐसी गंदगी भी है, केमिकल्स है, तो उनको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उनको क्लीन करना चाहिए, है ना। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है, रेगुलर सफाई होती है, फिनाइल के पोछे लगते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि फिनाइल जो होते हैं वो एंटी जर्म होते हैं, ना, एंटी बैक्टीरियल होते हैं। तो इस वजह से क्या आपने देखा होगा, एक अजीब सी स्मेल आती रहती है हॉस्पिटल्स के अंदर। कारण ये है कि वहां पर इतने सारे पेशेंट आते हैं, ऑपरेशन होते हैं, ओटीज होती है वहां पर, है ना। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं, एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो वहाँ रेगुलर हर रोजाना 2 से 3 बार क्या है, वहाँ सफाई होती है, पोछे लगते हैं, और उन पोछों के अंदर जो फिनाइल का पानी है वो यूज लिया जाता है, जिससे क्या है कि एकदम सैनिटेशन रहता है। अभी कोरोना के दौरान भी आपने देखा ही होगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है छिड़काव गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में किया गया था, है ना। और हॉस्पिटल्स में भी रेगुलर किया ही जाता है, जिससे क्या है कि वायरस का इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े। तो सैनिटेशन करके, आसपास साफ सफाई रख के, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रख के हम क्या कर सकते हैं, बीमारी से बचे रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर्स कहते हैं जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं वो बीमारियों को फैलाते हैं। तो इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर, तो सबसे पहले इसका क्या है कि हम अपने आसपास ना पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो मच्छर है अपने अंडे पानी में देते हैं और उनसे उनके नए ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे छतों के ऊपर, हमारे घरों के आसपास, पुराने कूलरों में, टायरों में, है ना, वहां पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और जैसे कूलर वगैरह है तो उनको हर 7 दिन में धोते रहना चाहिए, एकदम साफ करना चाहिए, पानी चेंज करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो वेक्टर्स हैं वो पनपेंगे नहीं। उसके अलावा जहां आसपास मतलब नदी है, तालाब है या कोई पानी का एरिया है, तो वहां पर कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसी दवाइयां या केरोसिन वगैरह छिड़कना चाहिए, जिससे उस पानी के अंदर मच्छर जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स को इरेडिकेट करके बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। फिर लेते हैं स्टेरिलाइजेशन। बच्चों, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि इंफेक्शन लेस करना। स्टेरिलाइजेशन का मीन क्या है कि कोई भी आर्टिकल है, कोई भी बर्तन है, कोई भी इक्विपमेंट है ना, उसको स्टेरिलाइज करना, उसको इन्फेक्शन लेस करना, उस पर कोई भी बैक्टीरिया ना होना, कोई भी कीटाणु ना होना। स्पेशली जैसे कोई पेशेंट है किसी सीवियर डिजीज का, तो उसके जो आर्टिकल्स हैं, उनके बर्तन हैं, उनको सेपरेट रखना, उनको टाइम टू टाइम स्टेरिलाइज करना। हॉस्पिटल में जब भी ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन से पहले जो ऑपरेशन थिएटर होता है, तो उसको अल्ट्रावायलेट रेज से ट्रीट किया जाता है। जो यूवी रेज होती है वहां से उसको ट्रीटमेंट देके एकदम नील वेक्टर। मैंने खुद ने बच्चों सर्वे कर रखा है, मैंने खुद ने जो इंडस्ट्री है वहां सर्वे कर रखा है, हॉस्पिटल का सर्वे कर रखा है, एक प्रोजेक्ट तैयार किया है मैंने बकायदा अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं जब ये एग्जामिन करने गया कि एयर के अंदर कहीं अलग अलग जगहों की एयर के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, कितने इन्फेक्शन है, तो मैंने ये पाया बच्चों कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें 0 बैक्टीरिया होता है, क्योंकि उसको रेगुलर नीट क्लीन रखा जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, स्टरलाइज, वहां जितने भी इक्विपमेंट है उनको स्टरलाइज किया जाता है। तो वहां मुझे एक भी बैक्टीरिया नहीं मिला।
मेरे सर्वे और मेरे रिसर्च के दौरान। क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जब ऑपरेशन होता है तो सर्जरी होती है ना। सर्जरी होने पर क्या है कि पेशेंट के बॉडी को काटा जाता है ना, तो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में जा सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, रेगुलर ओटी जो होती है ना, उसको स्टेरलाइज किया जाता है यूवी रेज के द्वारा। उसके बाद में जो डॉक्टर्स जो भी आर्टिकल्स काम में लेते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एट फर्स्ट उनको पहले स्टेरलाइज किया जाता है केमिकल्स के थ्रू, उनको हीट करके जैसा भी करके उनको स्टेरलाइज किया जाता है। इवन बच्चों मैंने बैक्टीरियल प्लेटिंग भी खूब कर रखी है, बैक्टीरिया से रिलेटेड रिसर्च भी किया है। तो जब हम किसी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक मीडिया काम में लेते हैं। एक पाउडर होता है, उस पाउडर के अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, उसको डिस्टिल वाटर में मिक्स करके और उसका एक न्यूट्रिशनल घोल तैयार किया जाता है, मीडिया तैयार किया जाता है। तो उस मीडिया में सीधे हम बैक्टीरिया को नहीं लगाते, बैक्टीरिया का कल्चर नहीं करते। उस मीडिया को हम पहले क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज के लिए एक इक्विपमेंट आता है ऑटोक्लेव, उसके अंदर क्या है कि हीट होती है 100 डिग्री से ऊपर की, तो उसके अंदर हम रख देते हैं 15 मिनट या आधे घंटे के लिए। तो जितने भी जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो सारे किल हो जाते हैं मीडिया के अंदर। तो मीडिया एकदम प्योर हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है। अब उस मीडिया को हम प्लेट्स में, कांच की प्लेट्स में लगा के फिर वहां पर हम बैक्टीरियल कल्चर लगाते हैं। आगे बात समझ में? तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब यह है कि मतलब यह है कि इन्फेक्शन लेस करना, मरीज के आसपास के जितने भी बर्तन है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको करना। उसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहां भी स्टेरिलाइजेशन करना, वहां भी जो औजार हैं ऑपरेशन के लिए उनको स्टेरिलाइज करना। तो ये सब करके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। फिर लेते हैं बेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज, किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसी डिजीज हो जाए जो कि कम्युनिकेबल है, इंफेक्टियस है ना, जो एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है। तो जैसे कि चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, कोरोना है, कोई भी ऐसी डिजीज है, सीवियर है, तो फिर उस कंडीशन में उस पेशेंट को आइसोलेट कर देना, उसको अलग रूम में घर में भी सेपरेट कर देना, घर के फैमिली मेंबर से, जो अदर फैमिली मेंबर हैं उनसे उनको अलग कर देना, ठीक है ना, अलग रूम में कर देना, उनके बर्तन अलग कर देना, उनके कपड़े अलग कर देना, उनकी चारपाई अलग कर देना, उनका मतलब सेपरेट कर देना। और बाहर से उन्हें फूड वगैरह जो भी प्रोवाइड कराना है कराना। और जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते हैं, उनका इंक्यूबेशन पूरा नहीं हो जाता है, वो प्रॉपरली एकदम ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको अलग ही रखना। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। तो अभी ये जो महामारी फैली है उसका भी यही कंसेप्ट है, कहते हैं ना क्वारंटाइन कर दिया या आइसोलेशन कर दिया। तो क्वारंटाइन या आइसोलेशन का मतलब यही है कि पेशेंट को एक और सेपरेट कर, अलग कर देना, दूसरे लोगों से कनेक्शन उसका कट करना। तो जब तक उस, जिससे क्या होगा, उससे वो बीमारी किसी दूसरे को नहीं फैलेगी। नेक्स्ट लेते हैं एजुकेशन। बट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैंने ये देखा है कि जो टीबी है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो लोअर तबका होता है ना समाज का, मेरा ऐसा मानना है कि समाज में 3 तबके हैं, 3 लेवल हैं। एक तो हाई सोसाइटी या हायर लेवल के लोग हैं, और एक मिडिल क्लास लोग हैं जो मीडियम हैं, उनके इकोनॉमिकली भी और उनका रहन सहन भी ऐसा होता है। और एक लोअर क्लास में आ जाते हैं, जैसे मजदूर मजदूर तबका है, ठीक है ना, तो जो कि झुग्गी बस्तियों में और छोटे मोहल्लों में रहते हैं। तो वो क्या अज्ञानी है, वो अज्ञानता इस वजह से कि पढ़े लिखे हैं नहीं, एजुकेशन है नहीं उनके पास में, तो वो उनको ध्यान भी नहीं है कि बीमारियां कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। तो मेन उन लोगों में ये बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है। जनरली कोई भी बीमारी होती है तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आज मैं मानता हूँ बच्चों, मैं जब छोटा था तो हमारे फादर मदर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, घर में कोई सपोर्टिव माहौल नहीं था। तो हम जब कभी भी बीमार पड़ते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, इधर उधर भागते, हम अंकल्स को बुलाते, कजिन को कहते हैं ना, तो ऐसे करते हैं। लेकिन हम बहन भाई पढ़ लिए, अब हमारे घर में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे कंसल्ट करते हैं। वो तुरंत कोई उस जो भी उसको सिम्टम नजर आते हैं तो उस सिम्टम को देखते वो टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट में फाइंड आउट हो जाता है कि हाँ भाई ये हुआ है ना। जैसे एक बार बहुत पहले मम्मी को, मेरी मदर को हार्ट अटैक का आ गया है ना, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं था, तो मम्मी को बस यहाँ दर्द और हो रहा था सीने में और हाथ में। तो हम लोग रात को लेके, तो उस समय तो जो भी थोड़ी बहुत इनिशियल जो ट्रीटमेंट था वो हॉस्पिटल में मिल गया। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में फिर गए तो डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए, तो टेस्ट में रिजल्ट आ गया कि हाँ भाई हार्ट अटैक आया था। तो ये फर्क पड़ता है। आज आप भी सारे पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली से हो, तो आप भी जब बड़े होगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप एजुकेटेड हो। आपको पता है कि हाँ भी हार्ट के डॉक्टर के लिए, हार्ट की तकलीफ के लिए उस डॉक्टर या उस हॉस्पिटल में जाना है, लीवर की प्रॉब्लम के लिए उसके पास जाना है, पैरालिसिस के लिए वहां जाना है। तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल करता है। तो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक बेसिक एजुकेशन
बीमारियों के लिए दिया जाना चाहिए। टीवी वगैरह में भी दे सकते हैं, जो 5th या 8th तक की जो बुक्स होती हैं उनमें भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आपके 9th के अंदर ये चैप्टर ऐड किया है, तो इसीलिए किया गया है जिससे क्या है कि आप एजुकेट होके आप अपना ध्यान रख सकें, आप अपने परिवार का ध्यान रख सकें, आप अपने सोसाइटी का ध्यान रख सकें, और वहाँ कोई जरूरत हो तो आप वहाँ गाइडेंस दे सकें। ठीक है ना, तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल है डिजीज के प्रिवेंशन के लिए ना, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड टू एवरीवन। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मैंने देखा है कि जो व्यक्ति अच्छा खाना खाते हैं, जो व्यक्ति हेल्दी डाइट लेते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं। कारण ये है कि ना, जो जनरली आप कभी भी ना अपने घरों में कोई दवाइयां पड़ी हो तो उसमें देखना, जनरली क्या होती है, जो दवाइयां होती है वो सप्लीमेंट वाली दवाइयां ही होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो न्यूट्रिएंट की कमी होती है और उसकी वजह से वो डिजीज हो जाती है। ठीक है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, मान लो किसी के खून की कमी आ गई, एनीमिया हो गया, आयरन की कमी है, तो डॉक्टर क्या करता है, फॉलिक एसिड और आयरन की मेडिसिन दे देता है, जो कि एक सप्लीमेंट ही तो है। अगर मान लो आपके अंदर कोई विटामिन की कमी आ गई तो डॉक्टर क्या करता है, विटामिन की दवाई दे देता है। तो जनरली जो मेडिकेशन होता है उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें बस सप्लीमेंट ही है, विटामिन की, आयरन की, ऐसी दवाइयां होती है। तो बच्चों सोचो, एक बार सोचो आप, अगर ये चीजें आप खाने में ही ले लो, आप खाने में ऐसी डाइट लो कि आपको आयरन की कमी नहीं है वो बॉडी में, आपके खाने में ऐसे फल फ्रूट लो कि आपके अंदर विटामिन की कमी ना हो, आप खाने में ऐसी डाइट लो जिससे आपके अंदर प्रोटीन की कमी ना हो। ठीक है ना, तो हमारे फूड के अंदर 4 प्रकार के कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट यदि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, भाई आपको ज्यादा लंबी दूरी तक जाना है तो आपको पेट्रोल ज्यादा फिल करना पड़ेगा, और अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाना है तो पेट्रोल कम जलेगा। सीधी सी कहानी है, अगर आप वर्कआउट ज्यादा कर रहे हो तो आपको ताकत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपको रोटी ज्यादा खानी पड़ेगी, चावल ज्यादा खाने पड़ेंगे। तो वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बॉडी का फ्यूल है, ये खर्च होता है और इससे एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है। तो यही कारण है कि मजदूर लोग ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि मजदूर लोग वर्कआउट ज्यादा करते हैं, एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है ना, अब जो डॉक्टर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, विटामिन की डाइट ले लेते हैं, फाइबर्स की डाइट ले लेते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है डाइट के अंदर। सेकंड लेते हैं फैट। फैट जो है हमको लुब्रिकेट करता है, हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, हमें हमारी बॉडी में चिकनाई देता है, हमारे ब्रेन को लुब्रिकेट करता है। ठीक है बेटा, ठीक है ना, तो हमारे ब्रेन को, हमारे जॉइंट्स को, हमारे इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है, चिकनाई करता है, चिकनाई देता है ना, तो इस वजह से तो खाने में फैट होनी भी जरूरी है। ठीक है ना, और फैट एनर्जी भी देता है, जस्ट डबल एनर्जी देता है। उसके बाद में लेते हैं प्रोटीन डाइट, जैसे अंडे हैं, मीट है, चना है, सोयाबीन है, दाल है, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। तो प्रोटीन से हमारे बॉडी बनती है, हमारी मसल्स बनती है, हमारे नाखून बनते हैं, हमारे हेयर बनते हैं, हमारे एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। तो हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन मस्ट है। कार्बोहाइड्रेट आप कम ले रहे हो चलेगा, लेकिन प्रोटीन तो लेनी ही पड़ेगी आपको, अगर आपको बॉडी मेंटेन रखनी है। ठीक है ना, उसके बाद में बात करते हैं, ये कुछ चीजें हैं, आज ये जो एक्टर्स हैं इतनी बॉडी अच्छी बना रखी है, ये 4 हफ्ते में बॉडी बिल्ड कर लेते हैं, अगले 4 हफ्ते में वापस रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका कारण ये है कि जब इनको किसी फिल्म के लिए बॉडी बिल्ड करनी होती है तो उस समय एक्सरसाइज करते हैं, प्लस प्रोटीन डाइट भरपूर लेते हैं, तो 4-5 हफ्ते में या 1-2 महीने में क्या उनकी मसल्स टोन्ड हो जाती हैं। ठीक है ना, इसके बाद लेते हैं हमारी ग्रोथ को, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारी डाइट के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, हमें सैलेड लेनी चाहिए। तो इस तरीके से, तो ये जब चारों कंपोनेंट हमारे खाने की थाली में होंगे, हमारी भोजन की थाली में ये चारों कंपोनेंट होंगे, जब बैलेंस डाइट लेंगे तो हमें कभी बीमारी होगी ही नहीं। आगे बात समझ में, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड टू एवरीवन। जब प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिया में प्रत्येक इंडियन को अगर प्रॉपर डाइट मिलेगी तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा ना। आज जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं या झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें कुपोषण हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि वो रोटी तो खूब खाते हैं लेकिन वो प्रोटीन डाइट नहीं लेते, विटामिन डाइट नहीं लेते, तो उससे क्या होता है, उनकी डेफिशिएंसी आ जाती है और उनमें वो डिजीज हो जाती है। ओके बेटा, तो ये प्रिवेंशन, मतलब डिजीज को होने से प्रिवेंट करने के सामान्य वेज हैं, जनरल वेज हैं इनके, है ना।
चलिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं स्पेसिफिक वेज। बेटा सेकंड लेते हैं स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। जब बच्चों हम स्पेसिफिक वेज की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक वेज की, तो इसमें पॉइंट आता है प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, है ना। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, मेरी गुड़िया हुई, मेरी बच्ची हुई, तो हमें एक कार्ड मिला और उस कार्ड में अगले 5 साल तक की पूरी डिटेल थी कि 6 महीने के बाद में ये वैक्सीन लगेगी, अगले 6 महीने बाद ये वैक्सीनेशन है, उसके 6 महीने बाद ये है। तो हर 6 मंथ और 1 ईयर के बाद में क्या होता है, जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और जो डिस्पेंसरीज है वहां पर गवर्नमेंट के जो हेल्थ प्रोग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वो वैक्सीन अलग अलग बीमारियों के लिए होता है, डिप्थीरिया के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, है ना, अलग अलग जो डिजीज हैं, है ना, उन सब के लिए होता है। तो टाइम टू टाइम पहले ये प्रोग्राम नहीं थे, है ना, तब ये बीमारियां बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा रहते थे। अब ये बीमारियां इसीलिए नहीं होती है कि बच्चे 5 साल तक होते होते अगर प्रॉपरली कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को वैक्सीन दे रहा है, वैक्सीन दिला रहा है, तो फिर उसके अंदर वैक्सीनेशन हो गया और इम्यूनाइजेशन हो गया, उसके अंदर बॉडी के अंदर स्पेशली जो एंटीबॉडीज है वो बन चुकी है। तो अब रियलिटी में जब इन्फेक्शन आता है उस डिजीज का, तो ऑलरेडी जो बनी हुई एंटीबॉडीज हैं वो प्रिवेंट कर लेती है डिजीज को होने से। ओके बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन करना। वैक्सीनेशन के द्वारा किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो बच्चों ये स्पेसिफिक वे है, वैक्सीनेशन के द्वारा एंड इम्यूनाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को पहले से ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोई डिजीज होने से रोकने के लिए। ठीक है, ओके बेटा, तो ये स्पेसिफिक वे था। अब हम बात करेंगे कुछ डिजीजेस की। सम डिजीजेस, इनके हम एग्जाम्पल, इनके कैरियर और इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कौन इनका कैरियर है। सबसे पहली जो डिजीज है वो है डायरिया। है ना, तो डायरिया जो है ना, ये बच्चों बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, स्टेफाइलोकोकस, ओके, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया और इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। अब बात कर रहे हैं कैरियर की और फिर सिम्टम्स, इतने पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा,
तो सबसे पहले बात करते हैं डायरिया। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन होना, दस्त लगना, है ना। तो इस दौरान क्या होता है बेटा कि पहले तो बात करता हूँ कि जब दूषित पानी हमारे घरों में आ जाता है तो उस इंफेक्टेड वाटर से ये दिक्कत आ जाती है। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया और इकोलाई बैक्टीरिया, कोलाई जो है ना, उनका काउंट पानी में बढ़ने पर क्या है, ये बीमारी शुरू हो जाती है। अब इसका कैरियर है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर लेने से ये हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। अब इसमें सिम्टम क्या है, इसमें क्या है कि जो फीकल मैटर है ना, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है, फ्लूइड के फॉर्म में रिलीज होता है। ओके। सेकंड इसमें यह है कि एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट के अंदर क्रैम्प्स आना, बेचैनी होना, नोजिया हो जाना, ठीक है ना। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना, नोजिया हो जाना, मतलब पेट के अंदर वो तो है ही क्रैम्प्स, तो इसके अलावा बेचैनी होना, घबराहट होना, ठीक है ना, और कई बार उल्टियां भी हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम है, ये क्या है, सिम्टम है, ठीक है बेटा। बच्चों आज हम इतना ही करेंगे ना, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपनी क्वेरीज या डाउट पूछ लीजिए, क्लास मत छोड़िए आज, ठीक है बेटा।